हेलो एवरीवन। आप सभी का SSCGL PYQ सीरीज क्लास 3 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके PYQ सीरीज में पहले ही 2 क्लास हम कर चुके हैं। यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सीरीज से ही देखें। आप पहली देखें, दूसरी देखें, फिर ये तीसरी देखें, तभी आपको एक जीके जिसका क्रमवार सिलेबस जो है वो आपको कंप्लीट होगा, साथ में क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में भी आएंगे। बाकी एक बार आप कंफर्म करेंगे कि मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है कि नहीं आ रही है। ओके, ठीक है, मेरी वॉइस आपके पास पहुंच रही है, बहुत बढ़िया बात है। तो देखो यार, हम आपके लिए इस PYQ सीरीज में आज हमारी तीसरी क्लास है। हम आपके पूरे आपके 10 क्लास करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बस इतना ही करना है कि इस 10 क्लास को कंप्लीट करना है। देखो यार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस 10 क्लास में आपके जीके जैस का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर होगा कि इस 10 क्लास में हम उतना कंटेंट कवर कर लेंगे जो आपके SSCGL के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस यही है कि हम कम से कम आपका उतना कंटेंट कवर कर दें जिससे आपके जीके जीएस में आपके 25 क्वेश्चन में से आप कम से कम 17 से 18 क्वेश्चंस कर लेंगे। और इसके लिए हम आपके हर एक सब्जेक्ट का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन सभी का आपका वन शॉट वीडियो भी लाएंगे। अब वन शॉट वीडियो आपका ये होगा कि जितने भी आपके 2024 में से CGL में क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री से, वो आपके मेरे ख्याल से पूरे 124 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपका पॉलिटी से 216 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरह से जितने भी सवाल पूछे गए हैं 2024 में, उन सभी क्वेश्चन को हम एक वीडियो में स्पेशली एक टॉपिक के अकॉर्डिंग हम वो कराने वाले हैं। तो आपको ये मुश्किल से कल या परसों से आपको अवेलेबल हमारे चैनल पर हो जाएगी। तो अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, स्टैटिक जीके के, करंट अफेयर्स के, वो सभी क्वेश्चंस आपको तुरंत मिल जाए। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। हमारा पहला क्वेश्चन है क्या कि 1534 ईस्वी में चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच लड़ी गई थी, ठीक है। तो देखो यार, ये आपके हुमायूं और शेषा सूरी के बीच में लड़ी गई थी, ठीक है, जिसमें आपका शेषा सूरी विजय हुआ था, ठीक है। अब सवाल ये है, तो हमने पिछले क्लास में हमने बाबर के बारे में पढ़ चुके हैं, हम है ना। बाबर से रिलेटेड हमने सभी पॉइंट कवर कर चुके हैं। अब हुमायूं जो है वो आपके 1930 में गद्दी पर बैठता है जब बाबर की मृत्यु होती है, ठीक है, ठीक है। फिर 34 में आपकी चौसा की पहली लड़ाई होती है हुमायूं और शेषा सूरी के बीच में। फिर 1500, हाँ, ये आपके 1530 में बाबर की मृत्यु होती है, 1930 में नहीं यार, 1530 में, ठीक है। फिर 1539 में द्वितीय युद्ध होता है हुमायूं और शेषा सूरी के बीच में। इसमें भी आपके हुमायूं हारता ही हारता है, ठीक है। फिर वो आपके भारत छोड़ देता है, इसमें भी आपके हुमायूं की हार होती है, हुमायूं की हार, ठीक है। फिर ये आपके 1555 में दोबारा से हुमायूं भारत आता है और ये जीतता है, ठीक है। तो 1555 में ये दोबारा से मुगल सम्राट बनता है, ठीक है। हुमायूं से इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपका हुमायूं के बाद इसका बेटा अकबर होता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो खैर, हम अगली वीडियो में आपके अकबर के बारे में बात करेंगे। तो हम ये सीक्वेंस ही कर रहे हैं जिससे आपको थोड़ा थोड़ा ही सिलेबस मिले, लेकिन आपको उतना ही मिले जितना आप उसको समझ पाओ, उसको आप पचा पाओ। क्योंकि देखो यार, मैं कराने को तो अगर मैं पूरा सीरीज करा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। तो खैर, आज इतने रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था, तब भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय आपका वायसराय इरविन था, ठीक है। और इसका आपका एक सवाल पूछता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि गांधी इरविन समझौता, ठीक है। अब सवाल ये है कि दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? तो ये आपके अंग्रेज सरकार ने, हाँ, अंग्रेज सरकार ने आपके नमक पर भी आपका टैक्स लगाया था। तो इसी को तोड़ने के लिए उन्होंने नमक कानून, इसको बोलते हैं दांडी मार्च को भी, इसको भी हम नमक यात्रा बोलते हैं, ये भी। तो नमक कानून को तोड़ने के लिए ये आंदोलन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते निम्नलिखित में से किसने 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया था? तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू, है ना, जो कि 1929 में कांग्रेस का
कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। कौन सा अधिवेशन था ये? आपका ये था लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, ठीक है। इसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी जी सिर्फ एक अधिवेशन के ही, मतलब एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। वो कौन सा अधिवेशन था? तो था आपका बेलगांव अधिवेशन, है ना। बेलगाम या बेलगांव ऐसे होता है, बेलगाम अधिवेशन, ये आपको ध्यान रखने हैं। आपके इससे भी सवाल पूछा गया है, इसलिए मैंने ये बताया आपको। आगे बढ़ते हैं। एलोरा का भव्य मंदिर, भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासन में बनाया गया था? तो जो भी आपको सही आंसर लग रहा है आप हमें अवश्य बताएं, अगर आपको पता है तो। तीसरा पे कृष्ण प्रथम, ठीक है। आपको अगर पता है तो अच्छी बात है। आपको यह भी ध्यान देना है कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन को आप सही कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन को आप गलत कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान होने चाहिए। ये आपके लिए एक मॉक टेस्ट ही है, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन आपके 2024 में पूछे गए हैं, इसलिए मैं इन सभी क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आया हूं। तो आप ये मानकर चलिए कि ये आपके लिए एग्जाम का ही फील है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद ने 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया, जो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के बुनियादी अधिकारों को स्थापित करता है? ये हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा, है ना। ये को ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष किस वर्ष पारित किया गया था? आपका 1976। इसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थी आपके इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। अच्छा, इस समय कुछ शब्द जोड़े गए थे हमारे संविधान के प्रस्तावना में, कौन कौन से? समाजवाद, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, अखंडता, ठीक है। ये 4 वर्ड आपके 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? तो आपको जाएगा पूरे 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। और दोस्तों ये सवाल ऐसा है ना यार कि एसएससी का हर एक एग्जाम में पूछा गया है। आप बोल सकते हैं ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। कितने भाषाओं को? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? 5 से 11, कहाँ पर? ये पहला ही है, 5 से 11, ठीक है। अच्छा, हम कुछ बात कर लेते हैं कि संविधान के आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है। बताएंगे। इसमें आपके राज्य की परिभाषा दिया गया है, ठीक है, कि आप राज्य किसको बोलेंगे। राज्य मतलब होता है देश। आप इसको देश मान के चले, ये आपका स्टेट वाला राज्य नहीं है। राज्य का मतलब ऐसा है कि कोई ऐसा एरिया जिसके पास संप्रभुता हो, उसके पास जनसंख्या हो, उसके पास भौगोलिक क्षेत्र हो, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर एक राज्य का मतलब कि एक कानूनी व्यवस्था का निर्माण करता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। दूसरा, आर्टिकल 2 में क्या है कि भारत सरकार चाहे तो किसी भी राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, उसके नाम में और उसके राजधानी के नामों में भी परिवर्तन कर सकता है। अच्छा, आर्टिकल 3 में किस बात किया गया है? आर्टिकल 3 में बताया गया है कि भारत सरकार चाहे मतलब कि चाहे तो किसी भी देश पर आक्रमण करके वहाँ के जो नागरिक हैं उनको भी हमारे संविधान में ऐड कर सकता है। ये चीज़ आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य समृद्ध हैं किससे? तो आपको हो जाएगा कोयला से। झारखंड और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कोयला यहीं से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न को हरित क्रांति से अत्यधिक लाभ हुआ था? तो आपको हो जाएगा गेहूं को। गेहूं और चावल था, तो आपके ऑप्शन अकॉर्डिंग गेहूं, सबसे अधिक गेहूं हुआ था, इसके बाद चावल हुआ था। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर सवाल ये पूछ दें कि हरित क्रांति के जनक भारत में कौन थे, तो वो हो जाएंगे आपके M.A. स्वामीनाथन। ये भी सवाल पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना है, M.A. स्वामीनाथन, ठीक है। अच्छा, हरित क्रांति भारत में कब शुरू किया था? तो ये शुरू किया था 1966 से 67 के बीच, मतलब 67 से 67 के बीच में
ये शुरू किया गया था और ये सर्वाधिक आपके गेहूं और चावल में सफल रही थी ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका हो जाएगा उत्तराखंड में ये स्थित है। ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या वर्गाकार के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम दर्ज की गई है? तो सबसे कम जो है वो आपके सिक्किम है। कितनी है ये? मात्र 17 है। और अगर यहीं पर बात करें कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसकी है, तो आपके बिहार की हो जाएगी। बिहार की सबसे अधिक कितनी? सबसे अधिक कितने आपके ये 1200 कुछ है, 1200 मतलब कुछ है, ये आपको मुझे एग्जैक्ट वो नंबर याद नहीं है, लेकिन 1200 कुछ है, आप ये लेकर चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत का आधार क्या था? तो ये हो जाएगा आपका अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्में। ठीक है, मतलब ऐसी बीजें जो सबसे अधिक उपज दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है? तो ये आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी। ठीक है, अगर हम आपके कुचिपुड़ी के कुछ कलाकारों के नाम बताएं तो आपके हो जाएंगे। एक तो है यामिनी कृष्णमूर्ति, बहुत पॉपुलर है यामिनी कृष्णमूर्ति। अगर आपको भी कुछ पता था आप भी अवश्य बताएं। यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई। राधा रेड्डी हैं, राधा रेड्डी हो गई। फिर स्वपन सुंदरी हैं, स्वप्न सुंदरी। फिर आपका हो जाएगा राजा रेड्डी हैं। तो इनसे आपके सवाल आते हैं, इसलिए हमने ये करा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम यहीं पर कुछ और कलाकार की बात कर ले, जैसे कि आपका भरतनाट्यम की, एक नया ले लेते हैं। हाँ, ये आपकी हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सबसे पहले तो भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? सॉरी, शास्त्रीय नृत्य टाइप का हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु का। अगर हम नाम कुछ ले तो पहले थे आपके यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि कुचिपुड़ी में भी है, यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, आप समझ जाएंगे। फिर आप हैं सोनल मानसिंह, बहुत पॉपुलर है सोनल मानसिंह। ठीक है, फिर आपका रुक्मणी देवी है, रुक्मणी देवी। दोस्तों मैं ये लिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि सवाल डायरेक्ट इनसे पूछते हैं कि रुक्मणी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, सवाल ऐसे बनते हैं। फिर आपका हो जाएगा लीला सैमसन, हो गया लीला सैमसन, सैमसन। ठीक है, फिर मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई। ठीक है, फिर बैजयंती माला हो जाएंगे, बैजयंती माला। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपका कुछ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और लोक नृत्य युग में सही सम्मिलित है? पंजाब का भांगड़ा। हाँ ठीक है, भांगड़ा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, सही मान लेंगे। केरल का घूमर नहीं है, घूमर जो है आपका ये आपका है राजस्थान का। बिहू आपका ये हो जाएगा असम। गुजरात से कौन हो जाएगा आपका? एक हो जाएगा गरबा। ठीक है, गुजरात से क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा गरबा। और डांडिया, डांडिया हो गया। फिर टिप्पाणी होता है, टिप्पाणी, टिप्पाणी हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पर यहीं पर हरियाणा की, इसको यहाँ लिखते हैं हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। तो हरियाणा में तो आपका एक भांगड़ा भी हरियाणा में होता है, पंजाब और हरियाणा दोनों होता है, तो भांगड़ा भी आप इसको ले लेंगे। फिर आपका हो जाएगा सांग, सांग हो गया। फिर ऐसे ही धमान हो जाता है, धमान। तो भांगड़ा, सांग और धमानी क्या के ये आपके हो जाएंगे हरियाणा के। ठीक है, अगर हम पंजाब की बात कर ले तो मैं लिखूंगा, इसे बोल दे रहा हूँ। पंजाब का भांगड़ा हो गया, फिर गिद्दा हो जाता है, फिर आपका डफ होता है, एक डफ नृत्य होता है, डफ हो गया। फिर धमान आपका पंजाब का भी नृत्य है, ये हो जाएंगे आपके पंजाब के लोक नृत्य। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में पूरी रथ यात्रा का त्यौहार किस देवता को समर्पित है? हो जाएगा भगवान जगन्नाथ, जिनको हम भगवान विष्णु का एक अवतार भी मानते हैं, भगवान विष्णु। ठीक है, ठीक है।
गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्से मेला किस राज्य के लोकप्रिय मेले और महोत्सव हैं? तब की हो जाएगा राजस्थान के हैं। राजस्थान में गणगौर एक महिलाओं का त्यौहार होता था, आपको पता होगा, हालांकि आप इसको ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे। तो ये आपके राजस्थान के ये सब मेले हैं, ठीक है। फिर लास्ट, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये आपका हो जाएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आज की वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे। देखो यार, आपको पता है कि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ये जितना सारा कंटेंट है, जितनी सारी मेहनत है, ये जितनी सारी नॉलेज है, ये सब मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही सपना है कि मुझे 2026 के लास्ट तक 1000 बच्चों का सिलेक्शन करवाना है, खुद के माध्यम से, एकदम फ्री ऑफ कंटेंट के माध्यम से। जिस तरह मैं अपना सिलेक्शन ले सकता हूं, मैं अपना रिजल्ट मैं आप खुद का मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूं, तो इस तरह मेरा भी यही सपना है कि मैं और बच्चों का भी कराऊं। तो मुझे इसके लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। बाकी हमने जो बोला था कि वन शॉट की वीडियो जो है वो आपको वो कल से मिलनी शुरू हो जाएगी। मतलब लगता है 4 दिन पहले आपका हिस्ट्री आ जाएगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। आप कमेंट करके बता दें कि सबसे पहले हम कौन सी वीडियो लॉन्च करें, हिस्ट्री की करें, पॉलिटी करें, ज्योग्राफी करें, क्योंकि ये सारी वीडियो आपके इस वीडियो में वही क्वेश्चन होंगे जो आपके एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।